आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और संडे की सुपर स्टोरी में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए रोड शो किया। और इस दौरान योगी से टाइम्स ऑन भारत संवाददाता आमिर हक ने आगे आने वाले होने वाले मतदान के चरणों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। सरोजनी नगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए इस वक्त प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जबरदस्त भीड़ आप सामने देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की। आइए योगी जी से बात करते हैं। योगी जी, कैसा देख रहे हैं? अब चौथे चरण में चुनाव जा रहा है उत्तर प्रदेश का, कैसा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, चौथे चरण का प्रचार कल सायंकाल 6 बजे बंद हो जाएगा। आज तीसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हुआ और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के प्रति आम जनता का ये अपार विश्वास, ये उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई से जबरदस्त हमला किया समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, खासतौर से आतंकवाद से जोड़ करके समाजवादी पार्टी के बारे में बात की। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ एक शर्मनाक घटना है। समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कैसे सुरक्षा के लिए साथ खिलवाड़ किया है, ये उनके पिछले शासनकाल में बहुत स्पष्ट रूप से देश ने देखा है, प्रदेश ने भी देखा है। 2013 में समाजवादी पार्टी के द्वारा आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना, अहमदाबाद के सीरियन ब्लास्ट के जिन अपराधियों को, जिन आतंकियों को वहां की न्यायालय ने फांसी की सजा दी है, उनमें से एक आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से सक्रिय रूप से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदेश और देश की जनता से अपने इन शर्मा कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। योगी जी, आखिरी सवाल बस, जब से आपने कहा है कि आपका बुलडोजर मेंटेनेंस पर गया है, उसको लेकर विरोधियों में, विपक्षियों में बहुत चर्चा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदेश की जनता के साथ व्यापारियों को प्रताड़ित करने, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए 5 साल पहले जो खुलेआम छोड़ा हुआ था, 5 सालों के अंदर उसको नियंत्रित किया गया। चुनाव की घोषणा के बाद उनमें से कुछ माफिया और अपराधी फिर से धमकीबाज बने हैं। उन्हीं के लिए कहा गया है कि चिंता मत करिए, 10 मार्च को फिर बीजेपी आएगी और सारी गर्मी शांत कर देगी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को जमकर घेरा और अहमदाबाद ब्लास्ट से लेकर अयोध्या और काशी में हुए धमाकों को लेकर भी समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा किया। अखिलेश यादव को आतंक का अब्बूजान, आतंक का भाईजान कहकर तंज कसा। जवाब में अखिलेश यादव ने भी जमकर पलटवार किया, बीजेपी पर आतंकी होने का भी आरोप लगाया। राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। आतंकी का अबूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान।
आतंकवादी का पिता तो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। यूपी के चुनाव में अब तक तो पाकिस्तान, जिन्ना और गन्ना की बात हो रही थी, लेकिन चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवाद की एंट्री भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए हरदोई पहुंचे और यहां से उन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके बाद गोरखपुर और अयोध्या धमाकों की चर्चा भी की और समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर इस हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी करके बचाने का आरोप लगाकर निशाने पर ले लिया। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई। अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब समझने वाली बात यह है कि यूपी के चुनाव में अचानक से आतंकवाद की गूंज आखिर क्यों सुनाई देने लगी है। तो इसके लिए आपको 2 दिन पहले का एक अदालती फैसला जानना होगा। ये फैसला 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट पर सुनाया गया था और कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। खास बात ये थी कि जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें से 5 का संबंध आजमगढ़ से था। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी के टारगेट पर आ गई। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। बीजेपी के इस आरोप पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूँ तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहाँ तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी होंगे। यूपी में 172 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 230 से ज्यादा सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है और आतंकवाद के मुद्दे पर मामला गर्म होने के बाद सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे दोनों ही दलों की तरकश से कई ऐसे तीर अभी और भी निकलेंगे और तब वार पलटवार और ज्यादा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शाम को लखनऊ में रोड शो कर रहे थे। वहां पर उनसे इसी मुद्दे पर टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता मनीष यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने एक बार फिर से साइकिल का आतंकी कनेक्शन दोहराया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लखनऊ में आशुतोष टंडन जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सर, आज पश्चिम से जो लड़ाई शुरू हुई थी
वो दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज में मध्य यूपी तक आ गई है। आओ देखिए, आया यहाँ पे आ जाओ ना भाई। 2 फेज के बाद लड़ाई तीसरे फेज में आ गई और मध्य यूपी तक कहूंगा शुरुआत भी शानदार हुई है और ये पारी भी गजब की होगी, 300 पार होगी। मोदी जी योगी जी की जोड़ी 2017 में 2019 में प्रदेश में और देश में 300 पार किया। 13 शतक लगाने के लिए फिर एक बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आज अखिलेश यादव सैफई में थे, पारिवारिक एकता का संदेश दे रहे थे। देखिए, जो अपने चाचा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, शिवपाल जी को वो बस में भी कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं थे। जिनके परिवार के लोग छोड़ के जाते हो, बहू बेटियां भाजपा में सुरक्षित महसूस करती हो, वो समाजवादी पार्टी जिसकी रैली में महिलाएं नजर ना आती हो, उनके ही परिवार की ना आती हो, ये अपने आप में दिखाता है महिलाएं उनके राज में कभी सुरक्षित ना थी, ना है, ना होंगी। महिलाओं का मान सम्मान और सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया। अच्छा, हमने देखा पश्चिम में कैराना, मुजफ्फरनगर, अब अहमदाबाद का कनेक्शन आजमगढ़ से जुड़ा और आजमगढ़ में जो आतंकी था उसके परिवार का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ा और उस पर अभी अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं। समाजवादी के तार सीधे बम धमाकों से जुड़े हैं। सपा की साइकिल बहुत कुछ कहती है। अहमदाबाद बम धमाकों में साइकिलों पर बम रखे थे और जो मास्टरमाइंड था वो समाजवादी पार्टी का नेता के परिवार का लड़का अखिलेश यादव और आतंकी के पिता की फोटो मुख्यमंत्री निवास पर आनी अपने आप में दिखाता कि क्या उन्होंने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था। आज अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों के मुकदमे भी गिराने का प्रयास 2013 में किया था। कोर्ट ने कहा आज आतंकवाद के चार्ज हटाओगे, कल क्या पद्म विभूषण दोगे? ये कोर्ट ने कहा है। ये प्रयास अखिलेश जी पहले भी करते रहे, आतंकवादियों को संरक्षण देने का, अपराधियों को संरक्षण देने का और वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने का। चूंकि अब लड़ाई पूर्वांचल में पहुंच गई है और मध्य यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम है, तो क्या आंक रही है बीजेपी इस मध्य यूपी के बारे में? मैं यही कहूंगा, कोई भी क्षेत्रों सातों के सातों फेज पे भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट लेगी, 300 पार करेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। 43 लाख पक्के घर बना कर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, 1 करोड़ 86 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए और यही नहीं, हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की शुरुआत की। 15 करोड़ परिवारों को हमने राशन महीने में 2 बार मुफ्त देने का काम किया है। 5 लाख का इलाज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में देने का काम किया है। आगे भी करेंगे, यही हम करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, क्योंकि अखिलेश यादव चुप्पी साध गए हैं जब बात अहमदाबाद ब्लास्ट और उसके एक आतंकी के अखिलेश यादव से संबंध की हो रही है। कैमरामैन मनीष दंदानी के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ, नव भारत, लखनऊ। वैसे अखिलेश यादव के खिलाफ आज बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची और अखिलेश के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश पर आरोप लगाया है, उन्होंने मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार किया, चैनलों को इंटरव्यूज दिए और ये इंटरव्यू असल में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए और इसी तरह की शिकायत चुनाव आयोग से की है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, ये शिकायत चुनाव आयोग से की। दरअसल आज करहल में भी चुनाव था जहां से वो प्रत्याशी हैं और इस दौरान सैफई में भी वो जब मतदान करने के लिए पहुंचे तो कई मीडिया कर्मियों से उनकी बातचीत हुई और कई उनके इंटरव्यूज जो हैं वो इस दौरान देखने को मिले। मीडिया से बातचीत का एक तरह से चुनाव आयोग को लेकर शिकायत की गई है कि चुनावी उल्लंघन है ये। अखिलेश यादव को एक तरफ बीजेपी ने इंटरव्यू देने को लेकर घेरा है तो दूसरी ओर करहल से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने टाइम्स ऑन भारत के साथ में खास बातचीत में उन्हें चुनाव हराने का दम भरा। नेताजी को आना पड़ा फोर्सफुली कैंपेन करने। जर्नलिज्म में आपने कोर्स किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने 403 सीटों में सबसे अच्छी सीट को चुना, उनको किसी ने टिकट नहीं दी है, पिक एंड चूज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा मैं आऊँगा नहीं, तो 6वें दिन आना पड़ा। 17 तारीख को दोबारा आना पड़ा, वृद्ध एवं बीमार पिताजी को लेके आना पड़ा। घर के 7 लोगों ने वोट मांगे हैं,
डिम्पल यादव ने, रामगोपाल जी ने, शिवपाल जी ने, धर्मेश जी ने, अक्षय ने और तेज प्रताप सिंह ने, ये क्या निशानी है? और हार से बचने के लिए जान से मारने के का हमला भी किया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? पत्रकारिता में आपको क्या पढ़ाया गया? इसको मैंने पढ़ा था, फोबिया कहते हैं इसको। बीजेपी के कितने सीट आ रहे हैं इस बार चुनाव? 300 से ऊपर भी। 300 प्लस। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश के अलावा आज पंजाब में भी मतदान था। सभी 117 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ और पंजाब में इस बार शाम 5 बजे तक 63% से ज्यादा मतदान हुआ। 2017 में आपको बता दें पंजाब में 76.8% वोट पड़े थे। तब आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और बीजेपी अकाली गठबंधन को 18 सीटें मिली थी। लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को बम्पर 77 सीटें मिली थी। 2017 में 10 सालों के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन इस बार क्या होगा? आज हुई वोटिंग के नतीजे 10 मार्च को पता चलेंगे, लेकिन आखिरी दिन लड़ाई की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा शोर खालिस्तान का सुनाई दिया। पंजाब की लड़ाई भ्रष्टाचार, ड्रग्स, बेअदबी, किसान आंदोलन से होते हुए वोटिंग वाले दिन खालिस्तान पर आकर खत्म हुई। भगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट। खालिस्तान की जो आउटफिट्स है, उनकी जो कार्यकर्ता है, वो जो देश को बांटना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी is speaking the lines on what Pakistan has been fomenting trouble. They are speaking on those lines. उन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं बौखलाहट, बौखलाहट। खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान। पंजाब में चुनाव वाले दिन भी गूंजता रहा खालिस्तान। फिर चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हर नेता की जुबान से बस यही सुनने को मिलता रहा कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा सबसे अहम है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी आतंकी पन्नू से गहरा नाता है। सबसे पहले सुनिए सीएम चन्नी का गंभीर आरोप, कैसे खालिस्तान के मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चन्नी के निशाने पर आ गए। देखिए, खालिस्तान वाला एंगल ऐसा है कि जो केजरीवाल है वो बाई हुक और क्रुक किसी तरह भी सत्ता पे काबिज होना चाहता है और उसने खालिस्तान की जो आउटफिट्स है, उनकी जो कार्यकर्ता है, वो जो देश को बांटना चाहते हैं लोग, देश के विरोधी लोग हैं, उनसे सपोर्ट ली है। ये सपोर्ट है जो बहुत ही खतरनाक है। चन्नी के बाद केजरीवाल को खालिस्तान के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने भी जमकर घेरा। भगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट, टोटल एंटी नेशनल, एंड ही इज सपोर्टिंग केजरीवाल। एंड अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा। आम आदमी पार्टी is speaking the lines on what Pakistan has been fomenting trouble. They are speaking on those lines. केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे तो विरोधी दलों को जवाब देने के लिए सामने आए पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, जिन्होंने इन आरोपों को बकवास कहा और इसे विरोधी दलों की बौखलाहट करार दिया। हमारे मुद्दे तो स्कूल ही है, हमारे मुद्दे तो अस्पताल ही है, हमारे मुद्दे तो बिजली है, हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, हमारे मुद्दे इंडस्ट्री को वापस लाना, हमारे मुद्दे माफिया राज को खत्म करना। ये उनके बदले हैं। उन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं बौखलाहट, बौखलाहट, बौखलाहट। पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा नया नहीं है। 80 के दशक से इसकी गूंज पंजाब के लगभग हर चुनाव में सुनाई दे जाती है, लेकिन इस बार शोर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब इसके आरोपों की जद में आम आदमी पार्टी आई है। ये वो पार्टी है जिसके बारे में सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि इस बार वो पंजाब में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है और इन्हीं कयासों के बीच आप पर आरोप भी उस शख्स ने लगाए हैं जो एक वक्त केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में शुमार थे। कुमार विश्वास के इसी आरोप के बाद सीएम चन्नी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी। गृह मंत्री अमित शाह से मामले की जांच कराने की अपील की। अमित शाह ने सीएम चन्नी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से आपके कनेक्शन की जांच का भरोसा दिलाया और गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत सरकार सच का पता लगाने के लिए मामले की तह तक जाएगी। बाद में केजरीवाल सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए
और खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए सभी विरोधी दलों पर आपके खिलाफ एक साथ हो जाने का आरोप लगाया। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आतंकवादी दो किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं। केजरीवाल कितने सच्चे हैं या उन पर लग रहे आरोप सच्चे हैं, इस पर जब जांच होगी तब तस्वीर ज्यादा साफ होगी। लेकिन जिस तरह से आईन चुनाव वाले दिन पंजाब में ये मुद्दा ज्यादा ही गरमाया, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या पंजाब के मतदाताओं ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, और क्या चुनाव में इसका आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पंजाब के खालिस्तान का मुद्दा जनता को प्रभावित कर पाया, या फिर इसको लेकर लोगों के मन में क्या कुछ कहना है, इस मुद्दे पर भी लोगों ने क्या वोट दिए हैं। पटियाला में टाइम्स ऑफ नवभारत की संवाददाता रंजीता झा ने मतदाताओं से इसका जवाब जानने की कोशिश की। मुद्दे तो कई बताए जाते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, नशा मुक्त पंजाब दिखना चाहिए, लेकिन अब जो एक खालिस्तान का मुद्दा जो एंट्री हुई है पंजाब में एक बार फिर से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो सिर्फ इलेक्शन के बेस पे है जी, और कुछ नहीं है जी, और कोई मुद्दा नहीं लग रहा है मेरे को जी। वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ही मुद्दा उठाया जा रहा है, और कुछ नहीं है जी। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा जी। मतलब खालिस्तान का जो मुद्दा है वो मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है जी, वो इलेक्शन के कारण ही है जो कुछ है, अदरवाइज कोई मुद्दा नहीं है। पटियाला में महाराज साहब ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, और पटियाला लोकल सीट के लिए उनको मतलब भी बहुत भारी मतों से जीत दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली से जो बयान चलते हैं और पंजाब में अलग अलग मुद्दों की बात होती है, और इस जो खालिस्तान की बात कही जा रही है कि किसी खास पार्टी को खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन प्राप्त है, क्या इन चीजों का चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, ये खालिस्तान की बात तो बहुत देर से, ये अभी क्यों आई है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। पर देखो, खालिस्तान हमें तो पंजाब के अंदर शांति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और जो अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सेंटर के साथ चलकर ही आ सकती है। जो पटियाला में पिछले 5 साल में काम हुए हैं, तो आई वांट टू सैल्यूट कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो काम हुए हैं हम इसको भूल नहीं सकते कभी। क्या लगता है सर, ये जो खालिस्तान का मुद्दा जो बताया जा रहा है, ये मुद्दा है या फिर चुनावी मुद्दा है? ये चुनावी मुद्दे के बेस पे ही चलता है। मतलब खालिस्तान का कोई ऐसा यहाँ पे पंजाब के अंदर कोई ऐसा रोल अभी तक नहीं देखा गया। ये सिर्फ चुनावों में ही क्यों आता है खालिस्तान, इससे पहले क्यों नहीं चलता? और चुनाव से की खबरों से इतर अब कुछ और खबरें भी देखते हैं। राजस्थान के कोटा में दिल दहला देने वाला मामला यहां पर सामने आया। हादसा हुआ, यहां पर बारातियों से भरी एक तेज रफ्तार कार चंबल नदी में जा गिरी। इस हादसे में दूल्हा समेत कार सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर राष्ट्रपति तक ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। ये कोटा की चंबल नदी है, जहां सुबह के वक्त रेस्क्यू बोट उतारे गए। रेस्क्यू टीम ने नदी का कोना कोना छानने की कोशिश की। कोटा के जिला प्रशासन की जद्दोजहद उन लोगों को बचाने की थी जिनके डूबने की खबर पुलिस को तड़के ही मिल चुकी थी। लेकिन जब रेस्क्यू पूरा हुआ तो देश को यहां से दर्द भरी खबर मिली। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में डूबने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये 9 वो लोग थे जो एक कार में सवार थे। सभी बाराती थे और सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन शादी अटेंड करने जा रहे थे। इन 9 लोगों में वो दूल्हा भी शामिल था, उज्जैन में जिसका इंतजार उसकी दुल्हन कर रही थी। रविवार की दोपहर शहनाई बजने वाली थी, लेकिन खुशी की घड़ी आई नहीं और सवाई माधोपुर से लेकर उज्जैन तक मातम सुनाई देने लगा। बारात जा रही थी, हो सकता है ये गाड़ी आगे गई हो,
और ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। किन परिस्थितियों में हुई ये तो मौके के हालात से तो ऐसा लगता है गाड़ी इम्बैलेंस होके नदी में गिरी। सर टोटल कितने की अभी 7 गाड़ी में मिले थे, एक बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन मिला और एक अभी इमीडिएटली मिला है, तो 9 बॉडी अब तक मिली। दूल्हे का नाम अविनाश वाल्मीकि बताया जा रहा है। हादसे में दूल्हे के अलावा उसके बहनोई की भी मौत हो गई। 9 मृतकों में 6 लोग जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को मालूम चला है कि बारातियों से भरी ये कार सवाई माधोपुर से रवाना होने के बाद कोटा में इसी नयापुरा पुलिया पर बेकाबू हो गई और सीधे नदी में जा गिरी। कोटा में हुए दिल दहलाने वाले हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गहरा दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया और 9 लोगों की मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।